हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुसा कसम। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के लिए जो मेथड्स इस्तेमाल होते हैं उसको हम आज पढ़ेंगे। हमारे पास जो मेथड्स है उसकी क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से हो गई है कि एक हमारे पास वो मेथड है, अगर इसको अप्लाई किया जाए तो बच्चे नेक्स्ट टाइम पे बच्चे पैदा नहीं होंगे। दूसरा हमारे पास वो तरीक़ा है कि अगर हम उसको इस्तेमाल करें तो कुछ पीरियड के लिए, कुछ टाइम के लिए बच्चे नहीं होंगे, लेकिन फिर उसके बाद बच्चे हो सकते हैं। तो इन दो तरीक़ों में एक टर्मिनल मेथड है और दूसरा स्पेसिंग मेथड है। टर्मिनल मेथड का मतलब ये है कि अगर एक बार ये मेथड अप्लाई किया जाए, ये मेथड हो जाए तो बच्चे पैदा नहीं होंगे। टर्मिनल मेथड में कभी भी बच्चे पैदा नहीं होते। लेकिन स्पेसिंग मेथड में ये होता है कि जो डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं या जो मेथड आप यूज़ कर रहे हैं, कंडम है या जो फिल्स आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आप उसको रोक देते हैं, इसको इस्तेमाल को बंद कर देते हैं, इसके बाद प्रेगनेंसी होती है। इसको स्पेसिंग मेथड कहते हैं। फिर स्पेसिंग मेथड की फर्दर क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ हार्मोन। एक हमारे पास हार्मोनल मेथड है, दूसरा हमारे पास नॉन हार्मोनल है। हार्मोनल मेथड का मतलब ये कि इसमें हार्मोन का यूज़ होता है। नॉन हार्मोनल हमारे पास वो मेथड्स है जो हार्मोन के अलावा है। मिसाल के तौर पर आप कोई डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस हो गया, कापर टी जिसको हम कहते हैं, या आप इस्तेमाल कर रहे हैं कोई फिजिकल बैरियर, मिसाल के तौर पर कंडम हो गया, डायफ्राम हो गया, स्पंज हो गया, या नेचुरल मेथड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एब्सटेनेंस हो गया या बेसल बॉडी टेम्परेचर हो गया। तो ये जो मेथड्स है इसमें कोई हार्मोन का यूज़ नहीं है, इसलिए इसको नॉन हार्मोनल मेथड्स भी कहते हैं। लेकिन जो टर्मिनल मेथड्स है वो हमारे पास दो है, एक ट्यूबेक्टोमी है, दूसरा विजिक्टोमी है। विजिक्टमी में जो मेल होता है उसके वासा डिफरेंशिया उसको कट कर दिया जाता है, ये इसको मेल स्टेरलाइजेशन भी कहते हैं। एंड जो ट्यूबेक्टमी है इसमें फीमेल का जो फेलोपियन ट्यूब है उसको कट कर दिया जाता है और उसके बाद बांध दिया जाता है, और इसको फीमेल स्टेरलाइजेशन भी कहते हैं। तो टर्मिनल मेथड्स में हमारे पास दो मेथड है, एक विजिक्टमी है, दूसरा ट्यूबेक्टमी है। और जो स्पेसिंग मेथड है उसमें हमारे पास फर्दर टू क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ हार्मोन। एक हार्मोनल है, दूसरा नॉन हार्मोनल है। फिर नॉन हार्मोनल को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है तीन कैटेगरीज में। एक हमारे पास नेचुरल मेथड, दूसरा केमिकल बैरियर, तीसरा मैकेनिकल बैरियर। तो नॉन हार्मोनल मेथड में फर्दर जो क्लासिफिकेशन है उसको याद रखना इस तरीके से है। नौशहरा मेडिकल कॉलेज एनएमसी, नौशहरा मेडिकल कॉलेज। तो एन नेचुरल मेथड के लिए, एम पर मैकेनिकल मेथड मैकेनिकल बैरियर्स, एंड सी पर केमिकल बैरियर्स। ये तो हमारे पास यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हार्मोन दिया गया है वो है। लेकिन एक्चुअल में जो क्लासिफिकेशन है वो कुछ इस तरह से है कि कंट्रासेप्टिव मेथड्स में बी ब्रॉडली ग्रुप एंड टू क्लासेस। दो क्लासेस में इसको डिवाइड किया जाता है। एक हमारे पास स्पेसिंग मेथड, दूसरा हमारे पास टर्मिनल मेथड। फिर स्पेसिंग मेथड में हमारे पास फर्दर 5 क्लासेस है। स्पेसिंग मेथड में कितने हैं? 5 क्लासेस है। पहले हम यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन की वो क्लासिफिकेशन हार्मोन के बेस पे है। हार्मोन के बेस पे जब हमारे पास दो क्लासेस बने तो उसमें फिर नॉन हार्मोनल वाले में फर्दर 3 कैटेगरीज थे। लेकिन यहाँ पे स्पेसिंग मेथड में हमारे पास, हम ये नहीं कहेंगे कि हार्मोन के बेस पे, हम कहेंगे कि हमारे पास कितने कैटेगरीज है। हम सिर्फ ये कहेंगे तो हमारे पास स्पेसिंग मेथड में फर्दर 5 कैटेगरीज है। पहला हमारे पास है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में फर्दर हमारे पास दो मेथड्स है, एक फिजिकल मेथड है, एक केमिकल मेथड है। इसमें एक बैरियर बना दिया जाता है जो इसका काम ये होता है कि स्पर्म के मोमेंट को अंदर यूटेरस तक उसको प्रिवेंट करते हैं ताकि वो
फर्दर पोलोफियन ट्यूब तक ना पहुंच सके और वहाँ पे मौजूद ओम को फर्टिलाइज ना कर सके। तो इस वाले मेथड को बैरियर मेथड कहते हैं। बैरियर मेथड में हमारे पास फर्दर 2 मेथड से, एक फिजिकल मेथड है, दूसरा केमिकल मेथड है। फिजिकल मेथड को हम मैकेनिकल बैरियर भी कहते हैं या फिजिकल बैरियर भी कहते हैं। इसमें हमारे पास वो चीज़ें होती है जिसका वजूद होता है, मिसाल के तौर पर कंडम हो गया, डायफ्राम हो गया या वेजाइनल स्पंज हो गया, ये हमारे पास फिजिकल मेथड है। केमिकल मेथड्स में हम केमिकल यूज़ करते हैं और वो केमिकल्स नेचर में क्या होते हैं, स्पर्मिसाइड होते हैं। साइड का मतलब ये होता है कि किल करना, यानी ये जो केमिकल्स हम यूज़ करते हैं मे बी इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट, इन द फॉर्म ऑफ जेल या सपोजिटरी, ये जो यूज़ होते हैं वो क्या करते हैं, स्पर्म को किल करते हैं। या स्पेसिंग मेथड में हमारे पास क्या हो सकता है, कंबाइन मेथड, यानी हम इन दो मेथड्स को, फिजिकल मेथड को एंड केमिकल मेथड्स को साथ में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी स्पर्मिसाइड भी अप्लाई कर सकते हैं और उसके साथ साथ फिजिकल मेथड में कंडम या डायफ्राम वगैरह ये चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम इन दोनों को यूज़ करेंगे एक साथ, इसको कहते हैं कंबाइन मेथड। दूसरा स्पेसिंग में हमारे पास जो कैटेगरी है वो है इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ये वो डिवाइसेस है जो यूटेरस में इसको लगा दिया जाता है, प्लेस किया जाता है और वो क्या करते हैं, वो जो स्पर्म है उसको आगे बढ़ने नहीं देता या जो हमारे पास इम्प्लांटेशन है उसको होने नहीं देता। इसमें हमारे पास दो तरीके के दो है, एक को कहते हैं नॉन मेडिकेटेड या इसको इनर्ट भी कहते हैं और ये हमारे पास फर्स्ट जनरेशन है। दूसरा हमारे पास है मेडिकेटेड जिसको बायो एक्टिव भी कहते हैं और इसमें हमारे पास फर्दर दो होते हैं, एक हमारे पास या तो मेटल आयन होगा, दूसरा हमारे पास हार्मोन होंगे। जो मेटल आयंस वाले इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस है उसको सेकंड जनरेशन कहते हैं और जो हार्मोन है उसको थर्ड जनरेशन कहते हैं। ये चीज़ें आप लोगों ने ज़रूर याद रखनी है क्योंकि अगर आप फर्दर जाते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में तो इस तरह के एमसीक्यूज होंगे, यहाँ से होंगे, ये नहीं होगा कि उधर स्लाइड में जो दिया गया है वो है, नहीं, आप लोगों ने दोनों को याद रखना है। लेकिन ये बात यहाँ पे ज़रूर याद रखना है कि हमारे पास फर्स्ट जनरेशन कौन सा है, तो नॉन मेडिकेटेड, यानी इसमें किसी भी किस्म की कोई मेडिकेशन या मेडिसन टाइप की चीज़ नहीं है, इसको फर्स्ट जनरेशन भी कहते हैं और उसका दूसरा नाम है एनआरट। जो हमारे पास मेडिकेटेड है यानी ज़रूर इसमें कोई मेडिसिन टाइप की चीज़ है, शायद वो हार्मोन है या हमारे पास मेटल आयन है, तो ये सेकंड एंड थर्ड जनरेशन होंगे। सेकंड जनरेशन हमारे पास मेटल्स आयन वाले होंगे एंड थर्ड जनरेशन हमारे पास वो होंगे हार्मोन्स। ये हमारे पास इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस की टू टाइप्स है। तीसरा जो हमारे पास कैटेगरी है वो है हार्मोनल मेथड की। तो हार्मोनल मेथड में हमारे पास फिर वहाँ पे फेल्स भी आते हैं जो कि हार्मोन के बने होते हैं या हमारे पास इंजेक्शन भी होते हैं। चौथा कैटेगरी है स्पेसिंग मेथड है, वो है पोस्ट कंसेप्शनल मेथड, यानी अगर कंसेप्शन हो गया, प्रेगनेंसी हो गई, तो उसके बाद हम कौन सा मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी वजह से जो प्रेगनेंसी हो गई है उसको ख़त्म किया जा सके। तो उसमें हमारे पास फर्दर 3 सब क्लासेस है। उसमें एक है मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन, ये भी एक मखसूस तरीक़ा है और सबसे सिंपल मेथड है। दूसरा हमारे पास है मेंस्ट्रुअल इंडक्शन। मेंस्ट्रुअल इंडक्शन में ये होता है कि जो प्रोजेस्टेरॉन है एंड प्रोस्टाग्लैंडिन है उस इसके बैलेंस को ये एबनॉर्मल बना दिया जाता है जिसकी वजह से वहाँ पे मौजूद जो इम्प्लांटेशन हुए उसको ख़त्म किया जाता है। और तीसरा जो हमारे पास मेथड है वो है अबॉर्शन। अबॉर्शन में ये होता है कि आप जो फीटस है उसको बिफोर उसके विएबल होने के आप टर्मिनेट करते हैं, यानी प्रेगनेंसी को आप टर्मिनेट करते हैं बिफोर द फिटस बिकम विएबल, इसको कहते हैं एबॉर्शन। लेकिन एबॉर्शन हमारे कंट्री में ये इलीगल है और इसकी इजाज़त नहीं है। हमारे पास स्पेसिंग मेथड में जो पांचवा कैटेगरी है उसको कहते हैं मिसलेनियस। मिसलेनियस में हमारे पास बीएमआर मेथड है, एब्सटिनेंस है, यानी आप क्या करें, सेक्सुअल इंटरकोर्स से इज्तिनाब करें। कोइटस इंटरप्टस, यानी जितने भी नेचुरल मेथड्स है वो हमारे पास मिसलेनियस में आते हैं। कोइटस इंटरप्टस वो भी मेथड है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दरमियान आप स्पर्म जब इजाकुलेट होते हैं तो आप विजाइना की बजाय वो आप उसको क्या करते हैं, बाहर डिस्चार्ज करते हैं। सेप पीरियड, ये हमारे पास रेदम मेथड है या जो सेप पीरियड है ये भी एक तरीका है नेचुरल का, वो हमारे पास मिसलेनियस में आता है। बर्थ कंट्रोल वैक्सीन
वो भी है, और ब्रेस्ट फीडिंग ये भी हमारे पास इसमें ज़्यादातर ये जो सेप पीरियड है, ब्रेस्ट फीडिंग है, एब्सटिनेंस है, ये हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। हाँ, अच्छा जी, हमने क्लासिफिकेशन की तो हमारे पास पहला स्पेसिंग मेथड था, दूसरा हमारे पास टर्मिनल मेथड है। तो जो टर्मिनल मेथड है उसमें हमारे पास मेल स्टीरिलाइजेशन है जिसको वेजेक्टोमी कहते हैं, और दूसरा है फीमेल स्टीरिलाइजेशन जिसको ट्यूबेक्टोमी भी कहते हैं या ट्यूबल लाइगेशन भी कहते हैं। लाइगेशन का मतलब है बंद करना, यानी इसमें जो फेलोपियन ट्यूब है उसको काट दिया जाता है, काटने के बाद बंद कर दिया जाता है ताकि बाहर से जो स्पर्म आता है वो एक तक रसाई हासिल ना करे, या वहाँ पे जो ओवुलेशन होती है वो फेलोपियन ट्यूब तक अगर आता भी है तो फर्दर उसकी जो मोमेंट है उसको रोका जा सके। हमारे पास एक और तरह की क्लासिफिकेशन भी मौजूद है जो मेथड पे बेस करता है कि मेथड कौन सा है। हमारे पास एक है कन्वेंशनल मेथड, यानी कन्वेंशनल वो मेथड्स है जो कि बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। इसमें हमारे पास मेल के लिए भी है, फीमेल के लिए भी है। मिसाल के तौर पर काइटस इंटरप्टस हो गया जो कि कन्वेंशनल मेथड है, उसके लिए किसी भी क्लिनिक के लिए जाना या कोई भी प्रोसीजर या सर्जरी वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। कंडम हो गया। मेल के लिए जो सेफ पीरियड या रिदम मेथड हो गया, डायफ्राम हो गया, या फीमेल के लिए कंडम हो गया, यह हमारे पास कन्वेंशनल मेथड्स में आते हैं। क्लिनिकल मेथड्स वो होते हैं जिसमें आप विजिट करते हैं, बाकायदा एक क्लिनिक चले जाते हैं, वहाँ पे डॉक्टर होते हैं, वो आपको एक चीज़ एडवाइस करता है, फिर उसके बाद आपको लगाता भी है। तो इसमें हमारे पास इंट्रा यूटेराइन डिवाइस हो गया, डायफ्राम हो गया, हार्मोनल कंट्रासेप्शन हो गए, चाहे वहाँ पे वो आपको फिल्स देते हैं, आपको तरीक़ा समझा देते हैं, या वहाँ पे आपको हार्मोन्स की जो है इम्प्लांट करते हैं, जो नार प्लांट होते हैं वो ओरल फिल्स देते हैं आपको, या इंजेक्टेबल। तो इंजेक्टेबल में हमारे पास हार्मोन्स होते हैं वो। तीसरा हमारे पास सर्जिकल मेथड है, यानी इस वाले मेथड में सर्जरीज होती है। तो अगर ये जो सर्जिकल मेथड है ये हमारे पास याद है कि ये टर्मिनल मेथड है, ये परमानेंट मेथड है। एक दफ़ा अगर ये हो जाए तो फिर इसके बाद प्रेगनेंसी नहीं होगी, यानी ना तो मेल इसके एबल होगा कि वो प्रेगनेंसी को काज कर सके, और ना फीमेल में ये एबिलिटी होगी कि वो प्रेग्नेंट हो जाए। तो मेल के लिए जो मेथड यूज़ होता है उसको वेजेक्टोमी या मेल स्टेरिलाइजेशन, एंड फीमेल के लिए जो मेथड है उसको ट्यूबल लाइगेशन या ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, या फीमेल स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। अच्छा जी, अब हम स्पेसिंग मेथड के वहाँ पे पहले जो क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ हार्मोन्स, हार्मोनल एंड नॉन हार्मोनल, उसमें हम पहले नॉन हार्मोनल वाली कैटेगरी को पढ़ेंगे। नॉन हार्मोनल वाली कैटेगरी में हमारे पास तीन सब कैटेगरीज थे जिसके लिए हमने नौशहरा मेडिकल कॉलेज का फार्मूला बना दिया था। एन फॉर नेचुरल जो मेथड्स हैं हमारे पास, सी फॉर केमिकल बैरियर्स जो है, एंड एम फॉर मैकेनिकल बैरियर्स। तो पहले हम नेचुरल मेथड्स को पढ़ेंगे कि हमारे पास नेचुरल वो कौन से मेथड्स हैं जिसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि प्रेगनेंसी को रुका जा सके। नेचुरल मेथड्स में हमारे पास टोटल सेक्सुअल एब्सटिनेंस, यानी मुकम्मल तौर पर सेक्सुअल इंटरकोर्स को बंद करना, एक तो ये तरीक़ा है। ये तरीक़ा सबसे ज़्यादा बेहतर है, इफ़ेक्टिव है, लेकिन इस मेथड को प्रैक्टिस में लाना, प्रैक्टिकली इसको करना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वरना ये सबसे बेहतरीन तरीक़ा है बर्थ कंट्रोल के, जो कि कम्प्लीटली इफ़ेक्टिव है। पीरियाडिक एब्सटिनेंस, ये भी हमारे पास एक तरीक़ा है कि किस टाइम पे सेक्सुअल इंटरकोर्स होना चाहिए, किस टाइम पे सेक्सुअल इंटरकोर्स से बचना चाहिए ताकि जो प्रेगनेंसी है उसके चांसेस को ख़त्म कर दिया जाए। द टेम्परेचर मेथड, बिलिंग मेथड, काइटस इंटरप्शन, ये हमारे पास वो मेथड्स है जो कि नेचुरल मेथड्स है, और इसमें हर एक मेथड को अब हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। नेचुरल मेथड्स में हमारे पास पहला जो मेथड है वो है पीरियाडिक एब्सटिनेंस। पीरियाडिक एब्सटिनेंस का मतलब ये है कि एक ख़ास दौरानिए में आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स वो करना है, और जो दौरानिया है जिसमें मना किया गया है उसमें नहीं करना है। इट इज़ नोन एज रिदम आर कैलेंडर मेथड आर सेफ पीरियड्स, ये इसके लिए मुख्तलिफ नाम्स हैं। उसको रिदम मेथड या कैलेंडर मेथड या सेफ पीरियड भी कहते हैं। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन रिस्ट्रिक्टिंग द सेक्स एक्ट टू द इनफर्टाइल पीरियड। यहाँ पे इस सेंटेंस में इसका डिफिनीशन दिया गया है कि रिस्ट्रिक्शन द सेक्स एक्ट टू द इनफर्टाइल पीरियड, यानी सेक्स अगर करना भी है तो किस टाइम पे है, इनफर्टाइल पीरियड में, यानी जो फर्टाइल पीरियड है उसमें नहीं, जो इनफर्टाइल पीरियड है उसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स उसको रखना है।
इस वाले मेथड को कहते हैं पीरियाडिक एब्सटेनेंस। This method is based on restricting the sex egg to the infertile period of the female partner, avoidance of sexual intercourse during the period surrounding ovulation। यानी ओवलेशन के आसपास जो दौरानिया है उसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करना। 2 to 3 days बिफोर एंड आफ्टर ओवलेशन, जिस टाइम पे ओवलेशन होता है यानी एग रिलीज होता है इससे पहले 3 दिन और उसके बाद 3 दिन, यानी तकरीबन 6-7, ये जो 6-7-8 दिन बनते हैं उसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करना, इस वाले मेथड को कहते हैं पीरियाडिक एब्सटिनेंस। इसका तरीका ये है कि जो कैलेंडर मेथड है या पीरियाडिक एब्सटिनेंस मेथड है इसको कैलकुलेट किया जाता है बाय ओजीनोस फार्मूला। ये एक मेथड है, एक फार्मूला है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये ओजीनोस फार्मूला के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है, यानी एक फीमेल का जो लास्ट 12 मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके बेस पे, उसके लेंथ के बेस पे ये बेस करता है। फीमेल का जो शॉर्टेस्ट साइकिल होता है आप लोगों ने उससे 18 माइनस करना है, ठीक है, और जो लॉन्गेस्ट साइकिल होता है उससे 10 डेज माइनस करना है। उसके बाद जो डेजर्ट आता है वो आप लोगों के पास क्या होगा, वो फर्टाइल पीरियड होता है। वो जो डेजर्ट आता है, वो जो नंबर आता है वो फर्टाइल पीरियड होता है। मिसाल के तौर पर एक फीमेल है, उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 25 to 31 डेज उसके बीच, यानी वो वेरीज करता है। यानी उसका जो लॉन्गेस्ट साइकिल था वो 31 डेज का था और उसका जो शॉर्टेस्ट साइकिल था वो 25 डेज का था। तो हमने पहले पढ़ा कि अगर हमारे पास लॉन्गेस्ट साइकिल है तो हम क्या करेंगे, उससे क्या माइनस करेंगे, 10 माइनस करेंगे, और जो शॉर्टेस्ट साइकिल है तो उससे क्या माइनस करेंगे, उसे हम माइनस करेंगे 18। तो इस फीमेल का लॉन्गेस्ट साइकिल हमारे पास 31 डेज का है, तो हम 31 से क्या माइनस करेंगे, 10। तो जब हम 31 से 10 माइनस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 21 हो गया। अच्छा, और हमारे पास जो शॉर्टेस्ट साइकिल है वो कितना है, वो हमारे पास है 25 डेज का। तो जब हम 25 से 18 माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है 25 माइनस 18, तो ये हमारे पास 7 बन गया। अब याद रखें जो शॉर्टेस्ट साइकिल का डिजिट आएगा तो उसका मतलब है कि ये इनिशियल फर्टाइल डेज है, सही है, और जो लॉन्गेस्ट साइकिल का आएगा तो हमारे पास लास्ट डेज ऑफ फर्टाइल पीरियड है। इसकी समझ आप लोगों के लिए मुश्किल होगी, चलो मैं यहाँ पे इसको प्रैक्टिकली कर देता हूँ, आप लोगों को फिर समझ आ जाएंगी। ये जो मेथड मैं कह रहा हूँ इस्तेमाल होता है इसको कहते हैं OGINOS, ओगिनोस फार्मूला इसको कहते हैं। इस फार्मूले के मुताबिक जो शॉर्ट साइकिल है एक फीमेल का उससे आप लोगों ने 18 माइनस करना है, ठीक है, और जो लॉन्गेस्ट साइकिल है उससे आप लोगों ने 10 माइनस करना है, सही है। लेकिन ये जो लेंथ होना चाहिए ये आप लोगों के पास कितने, एक फीमेल के 12 मेंस्ट्रुअल साइकिल का होना चाहिए। अच्छा जी, अब हमारे पास एक फीमेल है, उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है लॉन्गेस्ट, वो हमारे पास, मतलब अगर हम कहें कि एक फीमेल है उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल 55 से लेकर 31 तक वेरी करता है, यानी इस फीमेल को ये जो 12 मेंस्ट्रुअल साइकिल की हम बात करते हैं उसमें एक साइकिल था लॉन्गेस्ट वो 31 डेज का था और उसका जो शॉर्टेस्ट साइकिल था वो 25 डेज का था, सही है। अब हमने कहा कि हम लॉन्गेस्ट वाले साइकिल से 10 माइनस करेंगे और शॉर्टेस्ट वाले साइकिल से 18 माइनस करेंगे। तो हम शॉर्टेस्ट साइकिल को मालूम करते हैं, इसका शॉर्टेस्ट 25 था, इससे हम 18 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनता है, ये हमारे पास बनता है 7। यानी इसका शॉर्टेस्ट से जब हमने डिफरेंस निकाला 7 आ गया। लॉन्गेस्ट साइकिल कितना है, 31 है, हमने कहा कि लॉन्गेस्ट से हम 10 माइनस करेंगे, ये हमारे पास क्या गया 21। अब याद रखें इसका मतलब ये है कि इस फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब इसको आएगा तो 7 वाले दिन से लेकर 21 वाले दिन के दरमियान ये जो दिन हो गए ना ये फर्टाइल है, यानी इसमें अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे तो प्रेगनेंसी के चांसेस है।
इसके अलावा जो दिन है अगर आप उसमें करेंगे तो उसमें चांसेस नहीं है, क्योंकि हमारे पास कौन से पीरियड्स बनते हैं, इनफर्टाइल। एंड ये जो मेथड है, ये जो फार्मूला है, उसको क्या कहते हैं, ओगिनोस फार्मूला। ओगिनोस फार्मूला के मुताबिक आप लोगों ने एक फीमेल के 12 साइकिल्स की बात करनी है और उसमें लॉन्गेस्ट साइकिल मालूम करना है कि कितना था, शॉर्टेस्ट कितना था। फिर लॉन्गेस्ट से आप लोगों ने 10 माइनस करना है और शॉर्टेस्ट से आप लोगों ने 18 माइनस करना है। तो शॉर्टेस्ट आपको इनिशियल डेज बताएंगे कि इस फीमेल के इनिशियल कौन से वाले डेज जो है, कहाँ से इसके डेज फर्टाइल से, तो ये 7 के बाद जो दिन आएंगे। और लास्ट वाले 21 ये हमारे पास लॉन्गेस्ट का आता है, यानी 7 से लेकर 21 तक इस फीमेल के जो डेज है, जो पीरियड के डेज है, वो हमारे पास कौन सा है, वो हमारे पास फर्टाइल है। इसमें अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाए तो प्रेगनेंसी के चांसेस है। The release of egg or ovulation occur about 12 to 14 days prior to the onset of the next menses and the egg is fertilizable for 24 hours after ovulation. ओवलेशन यानी एग का रिलीज होना ये कब होता है, 12 से लेकर 14 दिन दूसरे वाले मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऑनसेट से, यानी उसके होने से पहले। और जब एग रिलीज होता है तो वो एग विद इन 24 आवर्स ऑफ ओवलेशन यानी ओवलेशन होता है। द स्पर्मेटोजोआ in the human semen retain the fertilizing ability for about 72 hours after ejaculation। यानी जो स्पर्मेटोजोआ होता है सीमन में या जो स्पर्म होता है उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो तकरीबन 3 दिन तक 72 आवर्स यानी 3 दिन तक वो फिटेन हो सकता है, उसमें रह सकता है। और वो किसी भी टाइम यानी इन 3 दिन में उसमें ये एबिलिटी है कि वो एग को फर्टिलाइज कर सके। ओम इज यूजुअली रिलीज इन द fallopian tube of the female 14 days prior to the start of the next menses। ओआ है वो जो एग है वो रिलीज होती है फेलोपियन ट्यूब में कब, 14 दिन पहले टू द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट मेंसेस, यानी नेक्स्ट टाइम फीमेल को मेंसेस होगी तो उससे 14 डेज पहले या हमारे पास 12 डेज पहले क्या होता है, ओवुलेशन होता है, एग रिलीज होता है। या अगर हम ये कहें एक फीमेल का मेंसेस हो गया तो मेंसेस के 13 या 17 डेज बाद क्या होता है, ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन या तो मेंसेस के 13 टू 17 डेज बाद होता है, यानी 13 से लेकर 17 ये हमारे पास वो दिन होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, फर्टाइल होते हैं। इसमें एक की ओवुलेशन होती है तो इसमें प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा उससे 14 या 12 डेज पहले क्या होता है, ओवुलेशन होता है। The period about 3 days before and after the stoppage of menses may be considered as the safe period। यानी मेंसेस के स्टार्ट होने से पहले वाले 3 दिन और जब मेंसेस स्टॉप हो जाए तो उसके बाद वाले 3 दिन, ये दिन जो होते हैं ये हमारे पास इनफर्टाइल पीरियड है, तो ये कौन से सेफ पीरियड होता है। यानी इसमें अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए तो प्रेगनेंसी के चांसेस इतने नहीं होते। लेकिन इस सेफ पीरियड का दौरान ही आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि सेफ पीरियड कौन सा है, तो इसके लिए हम लोगों ने पहले भी वो तरीका यूज़ किया है, रिकॉर्ड प्रीवियस 6 मेंस्ट्रुअल साइकिल। आप 6 मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रीवियस वाले रिकॉर्ड करते हैं या 12 करते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन लोग याद रखना ये है कि आपके पास जो सबसे लॉन्गेस्ट साइकिल था वो कितने दिन का था और जो शॉर्टेस्ट साइकिल था वो कितने दिन का था। यानी इधर यहाँ पे लिखा कि शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइकिल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको इसका पता चल जाता है तो फिर इसके बाद आप ये डिसाइड करते हैं कि इनिशियल फर्टाइल डेज हमारे पास कौन से है और ये दौरान ये कितने दिन का होगा। जिस तरह हमने पहले, अगर हम इसके एग्जांपल लेके, एक फीमेल है उसका जो लॉन्गेस्ट साइकिल है वो 32 डेज़ का है और जो शॉर्टेस्ट साइकिल है वो 25 डेज़ का है। तो हमने कहा कि शॉर्टेस्ट से हम 18 माइनस करेंगे और लॉन्गेस्ट से हम 10 माइनस करेंगे। तो जब हम शॉर्टेस्ट 25 से 18 माइनस करेंगे हमारे पास 7 आएगा और लॉन्गेस्ट से 10 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 22 आता है। तो इसका मतलब ये कि 7 से लेकर 22 तक ये डेज़, ये जो दौरान ये है इसके बीच में ये फर्टाइल डेज़ है। इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर हो जाए तो प्रेगनेंसी होगी, अगर इसमें ना हो, इसके अलावा जो दिन है यानी 7 से पहले वाले और 22 के बाद वाले दिन, तो हमारे पास सेफ पीरियड में आते हैं। एंड सम वुमेन ओवुलेशन एट स्टिमुलेटेड बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स।
फॉर रीज़न द फेलियर रेट ऑफ दिस मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज हाई। लेकिन वास फीमेल ऐसे होते हैं कि उसमें जो ओवुलेशन है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से भी स्टिमुलेट होता है और टाइम मतलब किसी भी टाइम वो ओवुलेशन हो सकता है। यही वजह है कि फेलियर का जो रेट है इस मेथड का वो क्या है, हाई है। लेकिन इस मेथड के जो एडवांटेजेस है वो ये है कि ये बहुत सिंपल मेथड है एंड फ्री है। इस पे कोई पैसे वगैरह ये नहीं आते कि आप मुख्तलिफ चीज़ें लेंगे। दूसरे जो मेथड्स है उसमें आपने अगर चीज़ें लेने हैं तो उस पर पैसे वगैरह ये चीज़ें आते। तो ये मेथड क्या है, हमारे पास फ्री भी है एंड सिंपल भी है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज में ये भी है कि ये फुली सेफ नहीं है। जिस तरह हमने पहले कहा कि स्टिमुलेशन की वजह से ओवुलेशन होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दरमियान स्टिमुलेशन की वजह से ओवुलेशन होता है। इसलिए अगर हम फेलियर रेट की बात करें तो 30% इसका फेलियर रेट है। और दूसरी बात ये कि जो दोनों पार्टनर्स होते हैं, बोथ पार्टनर्स हैव टू एब्सटेन सेक्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी दोनों को, क्योंकि इस दौरान में हमने कहा कि 7 से 22 तक जो डेज है वो फर्टाइल है, तो जाहिर बात है जो दौरानिया रहता है वो कम होता है। इसलिए फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दोनों जो पार्टनर्स है उन्होंने सेक्स को एब्सटेन करना होगा। यहाँ पे ही एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम दिया गया है कि इसमें फर्टाइल डेज दिए गए, इनफर्टाइल डेज दिए गए हैं। तो पहले तो 1 से लेकर 7 तक ये डेज दिए गए। यहाँ पे स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल तो चूँकि ब्लीडिंग्स वगैरह होती है नॉर्मली 3 to 5 डेज होती है, लेकिन बाज़ फीमेल में ये भी होता है कि 7 या 8 डेज तक चले जाएँ। तो ये वाला पीरियड भी इनफर्टाइल पीरियड होता है। एंड उसके बाद जो पीरियड होता है, चूँकि ओवुलेशन होता है, वो वाला पीरियड हमारे पास कौन सा बन जाता है, फर्टाइल। और सेफ पीरियड वो होता है कि ओवुलेशन के बाद जो 3 डेज है उसके बाद वाले दिन वो हमारे पास फिर सेफ पीरियड में होता है। क्योंकि वो सेफ पीरियड के लिए जो हम तरीका यूज़ करते हैं, दैट इज़ जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो है ओगिनोस मेथड या ओगिनोस फार्मूला। तो ओगिनोस फार्मूला के हवाले से हमने बहुत डिटेल से बात की। उसी तरीके से आप लोग एक फीमेल का फ्री वेस्ट सेक्स या फिर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है उसका रिकॉर्ड लेके उसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट साइकिल है और जो शॉर्टेस्ट साइकिल है उसी के बेस पे आप लोग सेफ पीरियड को निकाल सकते हैं। ये आज के वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन की और क्लासिफिकेशन के बाद जो नेचुरल मेथड था उसके पहले वाले मेथड को पीरियाडिक जो मेथड था उसको हमने पढ़ लिया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।